नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक सुधारों को 30 साल हो चुके हैं और जब ये 30 साल कंप्लीट हुए तो इस तरह से इसे पेश किया गया कि इन 30 सालों में पूरे देश का काया पलट हो गया है, उसकी तकदीर पलट गई है, एक चमत्कार हो गया है और देश ने तरक्की के मार्ग पर लंबी छलांगे लगाई हैं। क्या इसमें सच्चाई है? अगर तकदीर पलटी है तो किनकी पलटी है? अगर तरक्की हुई है तो किनकी तरक्की हुई है? क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की कोई तरक्की हुई है? क्या जल, जंगल, जमीन से जुड़े जो मसले हैं उनमें कोई प्रगति हुई है? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम चल रहे हैं मेधा पाटकर जी के पास, जो कि जानी मानी आंदोलनकारी हैं, पर्यावरण पर काम करती हैं लगातार और जो जनता के इश्यूज हैं उनके लिए संघर्ष करती रही हैं। मेधा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेधा जी, मेरा पहला सवाल यही है कि इस 30 साल के दौर को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दौरान देश ने बहुत समृद्धि की है, बहुत सारी दौलत पैदा हुई है और बहुत सारे गरीब गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि 2005 से 2015 के बीच में तकरीबन 20 करोड़ लोग गरीबी से उबार लिए गए। हालांकि उसके पास से फिर से हम देख रहे हैं गिरावट आ रही है और कोरोना के समय और भी गिरावट आई है। लेकिन मोटे तौर पर क्या आप इससे सहमत हैं कि देश ने कुछ तो तरक्की की है? किस दिशा में तरक्की की है, वो आप उसको किस तरह से लेती हैं? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मेधा जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी। मुकेश कुमार जी, धन्यवाद इस संवाद के लिए। याद आती है बात कि जब 1980 के दशक से ये वैश्वीकरण वादी अर्थनीति हमारे देश में घुसपैठ कर चुकी, अन्य भी कई देशों में घुसपैठ कर चुकी, तब से लोगों को बहुत ही भ्रमित किया गया कि ये एक सुधार है, लेकिन ये सुधार नहीं, ये उनका आधार था अर्थव्यवस्था में, जो कि केवल धन की पूंजी के सिवाय प्राकृतिक पूंजी या मेहनत की पूंजी और उसमें जीने वाले लोगों के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं थे। और उस समय जो ये विदेश से आया हुआ नया उपनिवेशवाद इस देश को घेर चुका है, उससे आज हम देख रहे हैं कि विकास की, तरक्की की अवधारणा ही बदल गई। इसलिए वो जिससे तरक्की कह रहे हैं, वो हमारे लिए तो नाचक्की है। दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, आज देश में 95% जो ऐसे श्रमिक है जिनको न्यूनतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं दी जाती है, जिनके लिए कानून बना तो 2008 में बना पर उसका अमल नहीं होता है, तो ऐसे सभी समुदाय ये सो कॉल्ड सुधार जो है उसका आघात भुगत रहे हैं। क्योंकि ये सुधार के नाम पर जो हुआ है वो पूंजीवाद है और वो पूंजीवाद के खिलाफ प्रकृतिवाद या समतावाद, इसका एक आंतरिक युद्ध शुरू हुआ है। और इस युद्ध में सत्ताधीशों की साथ जब उस पूंजी और पूंजीपतियों ने दी है, तो हमारे देश के कानून और हमारे देश का संविधान भी कुचला जा रहा है। जो एक विकास की अवधारणा यहाँ समता, न्याय, स्वावलंबन और उपभोगवाद पर नहीं, पर स्वावलंबन पर आधारित थी, जिसमें गांधी, अंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, रविंद्रनाथ टैगोर, सबका लोहिया, सबका योगदान था, वो पूरी नजरअंदाज की जाने लगी है। और ये जो आघात है वो इतना बड़ा आघात है कि केवल इन प्राकृतिक संसाधनों पर या मेहनत पर जीने वालों को ही नहीं, तो उन संसाधनों को ही विनाश की कगार पर ढकेला गया है। आज कोविड पैंडेमिक में जो ऑक्सीजन की कमी भुगती है, उसका भी कारण वही है। और आज पीने के पानी के लिए युद्ध स्तर की स्थिति बन रही है। आज खेती को बचाने के लिए किसानों को लड़ना पड़ रहा है। आज श्रमिकों के कंपनियों की मनमानी भुगतनी पड़ रही है। ये सब वही आर्थिक सुधारवादी लोगों के विकृत नजरिए के परिणाम। जी, लेकिन मेधा जी, दावा तो ये किया जा रहा है कि
भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में जो टॉप के 5 देश हैं उनके मुकाबले खड़ी हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसकी पहचान बढ़ी है, उसको एक ताकत के रूप में माना जा रहा है, उसको स्वीकारा जा रहा है। तो आप क्या इस सब को खारिज कर रही हैं? इन 30 वर्षों में ये जो हासिल किया है भारत ने, समृद्धि भी आई है कई तबकों में, एक बड़ा मिडिल क्लास भी उभरा है, जो मैंने पहले आंकड़े दिए कि बहुत लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आए हैं। क्या इसको आप बिल्कुल खारिज कर देंगी? देखिए, वैसे तो जब भी देश चल रहा है, बजट बन रहा है, अलॉटमेंट एलोकेशन हो रहा है, तो कुछ तो बदलाव आएगा ही। महिलाओं को कुछ शिक्षा में ज़्यादा स्थान मिल रहा है वगैरह-वगैरह। लेकिन कुल मिलकर आप देखेंगे, तो एक तो आर्थिक दृष्टि से भी अगर बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना ही हमारे नज़र में विकास है, तो कुपोषण में हमारे देश का 94वां नंबर है। और समृद्धि अगर अन्न सकस आहार के आधार पर ही हम लोग अगर गिन सकते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो समृद्धि आज 80 करोड़ लोगों को कम से कम सस्ता अनाज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशनिंग के द्वारा देने के लिए ज़रूरत होती है, ये क्यों? आज हम देख रहे हैं कि कुपोषण माल नरिशमेंट से हर रोज अगर 3-1 हजार बालकों की मौत हो रही है, तो क्यों? आज वेज और बेरोजगारी के चोटी पर पहुंचने की बात पूरे आंकड़ों के साथ सरकार को भी, हमारे जनप्रतिनिधियों को, राजनेताओं को भी माननी पड़ रही है, तो क्यों? और किसानों को लड़ना पड़ रहा है आत्महत्या करने के साथ-साथ शहादत स्वीकारते हुए, वो क्यों? ये सब परिणाम उसी वैश्वीकरणवादी, उदारीकरणवादी और निजीकरणवादी आर्थिक नीतियों का है। और डब्ल्यूटीओ ने जब से इस प्रकार के नियम लाए कि वैश्विक पूंजी को भारत जैसे देश में आसानी से घुसपैठ करने मिलेगी, और डब्ल्यूटीओ के साथ-साथ अलग-अलग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो साहूकारी संस्था कही जाती है, उसमें विश्व बैंक है, एशिया विकास बैंक है, और बायलैटरल बैंक्स भी, द्विराष्ट्रीय संस्थाएं भी, वो चाहे जापान के साथ हो, चाहे जर्मनी के साथ हो, हर किसी ने हमारे देश के नीति कानून निर्माण में अपने पूंजी के आधार पर ही नहीं, अपनी विचार की अवधारणा, विकास की अवधारणा जो पाश्चिमात्य थी, उसको इस पूर्व के प्राकृतिक संसाधनों से धनिक ऐसे देश राष्ट्र में संप्रभुता का भी ख्याल न करते हुए घुसपैठ करके थोपना, ये शुरू हो गया। और इसके असर हम लोग धरातल पर कई आंदोलनों में देखे हैं। जब हमने एनरॉन के साथ संघर्ष किया, तो एक्सिम बैंक का जो कर्जा एनरॉन को दिया गया था, उसके खिलाफ मैं जब वहां मिलने गई, तो भारत के ही एक विशेषज्ञ वहां बैठाए रखे थे, और उन्होंने एनरॉन के बारे में, हमारे पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ तक की खबर एक्सिम बैंक को नहीं दी थी। हमारी चर्चा और हमारे संघर्ष के बाद एक्सिम बैंक एनरॉन को अपनी पूंजी सहायता देने से हट गई। विश्व बैंक को हमने नर्मदा से हटाया, उसके लिए 8 साल लड़ना पड़ा। हर G8 उस समय के देश थे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भारत की स्थिति से अवगत करना पड़ा। पर ये जी क्या हर जगह का एक आदिवासी, एक दलित कर सकता है, जिसके जी चरागाह पर आघात है, जिसकी नदी छीनी जा रही है, मछुआरों का समुद्र किनारा लूटा जा रहा है? ये सब पूंजी और बाजार के आधार पर हुआ है। और इसी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था, जो पूंजी पर नहीं, समता न्याय पर, जो केवल धन शक्ति पर नहीं, तो जन सहभाग और जनतंत्र पर आधारित होनी थी, वो स्वप्न हमारे संविधान में कम अधिक प्रतिबिंबित है। लेकिन उसके मार्गदर्शक सिद्धांत, उसमें बुनियादी अधिकार, हमारे कानून भी जो संविधानिक दायरे में होते थे, उनको भी मानने को तैयार नहीं। ऐसे ये विदेशी पूंजीवादी लोग, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय कंपनियां भी है, वो दूसरे देशों को भी लूट रही है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खनिज में हमारी यहाँ की पब्लिक बैंकों से कर्जा लेकर 6,000 करोड़ अडानी को भेजती है, और वहां की कंपनियां यहाँ आती है, तो यहाँ की कंपनियां कभी नेपाल को लूटती है, कभी और किसी बांग्लादेश को।
तो हम जी, लोग देखते हैं कि ये जो वैश्विक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद खड़ा हुआ है, वो फिर से वही कॉमनवेल्थ का एक प्रकार का असर हमें दिखाई दे रहा है। और उससे जो कंपनी राज शुरू हुआ है, उसके कारण हमारे सहकारी संस्थाएं क्या, हमारी कम्युनिटीज, हमारे समुदाय क्या, हमारे सरकार भी उसकी जिम्मेदारी, उसके कर्तव्य को छोड़ चुकी है, उसमें भी इनकी घुसपैठ है। तो इसीलिए पूरे जनतंत्र पर आघात है जी, और इसीलिए मेधा जी, इसको सुधार तो कह ही नहीं सकते, बाजार कह सकते हैं, बाजार। जी, मेधा जी, बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि पहले हमारे यहाँ स्कूटर नहीं बनती थी, स्कूटर के लिए साल साल भर इंतजार करना पड़ता था, कारें केवल एक दो एम्बेसडर और फिएट मिलती थी। अब तो जहां देखिए जितनी सारी कारें, आप तरह तरह की कारें खरीद सकते हैं। तो ये एक बड़ी क्रांति के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। आईटी में कितनी क्रांति हुई है, आप टेलीफोनी में कितनी क्रांति हुई, दूरसंचार में कितनी क्रांति हुई है। ये तमाम क्रांतियों का जिक्र किया जाता है जब ये विकास की बात की जाती है, आर्थिक उदारवाद की। इसको कैसे देखती हैं आप? यही तो मैं कह रही थी कि विकास की अवधारणा और विकास के प्रतीक, विकास के निकष क्या है? अत्याधिक स्थलांतर विकास का निकष है और उन स्थलांतरित मजदूरों के हालात क्या विकास का निकष है? ये ग्रोथ विदाउट जस्टिस की बात है। बाढ़ आ रही है प्रगति नाम के एक प्रकार की संकल्पना की, लेकिन दूसरी बाजू न्याय पालिका क्या, न्यायदान क्या, न्याय की सोच भी भंगार होती जा रही है। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग ये जो उपभोगवाद का नजरिया इसमें सुधार के नाम पर लाया गया है, वो हमें फिर से बिल्कुल प्राकृतिक विनाश की तरफ और हमारी जो सही जीवन की समृद्धि है, जो समता से स्वावलंबन तक आधारित है, जो सादगी के आधारित रहती थी, जिसमें गांधी की सोच सबसे अहम सोच रही है, टॉल्स्टॉय की सोच भी अहम है, टैगोर की सोच भी अहम है, लोहिया की सोच भी अहम है, लेकिन उस सब को बर्बाद कर रही है। और इसीलिए ये अर्थव्यवस्था जो गैर बराबरी लाई है, तो अर्थात कुछ बिलियोनियर्स है, अब्जाधीश है, करोड़पति है, पर ये मुट्ठी भर करोड़पतियों के ऊंचे ऊंचे महलों के एंटोनिया जैसे बिल्डिंग्स के किनारे हमारे गरीब लोग बस्ती बस्ती में पड़े हैं, न केवल मुंबई में, लेकिन बहुत सारे मेगा सिटीज में। तो ये जो गैर बराबरी की घुसपैठ है, उसको अगर खत्म करना है, तो हमको इस पूरी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। और इसे एक एक कंपनी को चुनौती देते देते लोग कहीं कहीं हटा भी पा रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट केवल पूंजी की नहीं, वो एक अलग प्रकार के विकृत विचारधारा की भी है। उसको हम कैसे खत्म करेंगे? और उसे खत्म करेंगे नहीं तो हम पीढ़ियों तक हमारे आज के जल जंगल जमीन जैसे संसाधन कैसे बचाएंगे? ये एक सवाल है। जंगल नहीं बच पा रहा है, जहां भी जंगल है वहां नीचे कहीं बक्सवाहा में हीरे मिल रहे हैं, कहीं खनिज मिल रहा है, कहीं भूजल मिल रहा है। तो उस सब को छीनने के लिए और उजाड़ जंगलों के विकास के नाम पर जंगल क्षेत्र भी अपने हाथ में लेने के लिए पूंजीपति तैयार है। हाँ, कहीं संघर्ष के बाद वन अधिकार कानून बनता है, पर ऐसा कानून अगर कोई आया कि जिससे जल नियोजन विकेंद्रित हो गया, जिससे खेती जमीन को बचाने की एक सुरक्षा मिल गई, भूमि अधिग्रहण की पद्धति जनतांत्रिक हो गई में न लाने देने की साजिश में समाज को का एक दिखावा करते हैं और इस प्रकार के एक लालच देकर वो जो फंड देते हैं, उस फंड के सामने ये कहीं बिजली बिल नया लाने के लिए मजबूर करते हैं। मेधा जी, ये कहा जाता है कि 1991 में जो अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आई थी, उस समय सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और नरसिम्हा राव की सरकार ने देश को गहरे आर्थिक संकट में गिरने से बचा लिया और वहां से निकलकर देश इतनी तरक्की कर रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। उस समय ही जब ये कहा गया था कि अब देश का सोना गिरवी रखकर हम लोगों को जीडीपी बनाना है, हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेनी है,
तब से ही देश के चुने गिने अर्थशास्त्री निश्चित रूप से उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना वाली जो भूमिका थी, उसके सामने कितने सारे रास्ते इस देश के केवल परंपरागत अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं, लेकिन इस देश के जो संसाधन है और देश की जो एक मूल्यवान संविधानिक भूमिका है, उसके आधार पर हमको रोजगार मूलक, प्रकृति रक्षक, समतावादी, स्वावलंबन और संप्रभुतावादी रास्ते अपनाना संभव था। ये उन अर्थशास्त्रियों की ही नहीं, हमारे सबकी भूमिका थी। मुझे याद है कि विश्व बैंक के जब 50 साल पूर्ति के कार्यक्रम में मनमोहन सिंह जी अंदर बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, हम लोग 2000 संगठनों के साथी बाहर थे और नर्मदा आंदोलन का जो एक प्रमुख गांव रहा है मणिबेली, वो मणिबेली रेजोल्यूशन पास किया गया था 50 इयर्स इज इनफ, ये कहते हुए, क्योंकि वो जो दूसरे महायुद्ध के बाद बनी हुई विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी जो अर्थ व्यावसायिक एक संस्थाएं थी, वो संस्थाएं उनके शेयर होल्डर्स, जिसमें अमेरिका जैसे, यूएसए जैसे राष्ट्र तो थे ही, परंतु राष्ट्रों के पार जो बहुराष्ट्रीय पूंजीपति थे, उनके शेयर्स और उनका लाभों में अधिकाधिक हिस्सा, इसको ही लक्ष्य बनाकर कार्य करते थे। उनका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का दावा हो या और किसी भी प्रकार की विश्ववादी एक संस्था संरचना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बहुराष्ट्रीय परंतु बहुमान्य उद्देश्य थे, जिसमें मानव अधिकार की बात थी, प्रकृति सुरक्षा की बात थी, वो बात कभी भी वहां नहीं झलकती थी। और इसीलिए 50 इयर्स इज इनफ वर्ल्ड बैंक को कहते हुए आईएमएफ के भी पैकेजेस जो होते थे, उनको हमारे जैसे बहुत से लोगों ने विरोध किया, पर उस समय कई सारे अर्थशास्त्री, नौकरशाह, जनप्रतिनिधि उसकी वाहवाह भी करते थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह के समय में जो भी थोड़ा सा संतुलन था, एक बैलेंस था, वो खो दिया है मोदी सरकार ने, क्योंकि ये खुद विश्व गुरु बनना चाहते हैं। उनके अर्थशास्त्र में कहीं न नेहरू की पंचशील की सोच है, न गांधी की स्वावलंबन की, और इसीलिए ये आर्थिक दुरावस्था आज जो आई है, वो उस समय की दुरावस्था पर उपाय नहीं है, उसको और बदतर बनाने वाली है और बना चुकी है। आज देश के जो हालात है, वो आर्थिक संसाधन जो आजीविका के आधार है, उससे एक एक समुदाय को छीन कर बर्बाद करने की स्थिति है। और ये जो निजीकरण हुआ है, जिसमें सार्वजनिक संपदा हस्तांतरित हो रही है, उसमें जल, जंगल, जमीन भी है, सार्वजनिक उद्योग ही केवल नहीं है। और ऐसी स्थिति में सरकार की जो भूमिका है, ये सब संवैधानिक मूल्यों का, अधिकारों का पालन करने की, वो खत्म हुई है। और सरकार के बदले जो कंपनी सरकार जैसी चल रही है, उसने इस देश की अर्थव्यवस्था में ही नहीं, राजनीति में भी और सामाजिक रिश्ते नातों में भी भेदभाव और उसके आधार पर हिंसा, यही अधिक बरकरार रखी है, आगे बढ़ाई है। तो उस समय का अभी भी जी, वो तो अभी दूर हो ही चुका है। आम गरीब, आम श्रमिक, मेहनत कश बिल्कुल अभी नहीं सुनेंगे किसी अर्थशास्त्री को। अगर वो कुछ सुधार के आधार पर अपना स्टैटिस्टिक्स दिखाकर बोलेंगे, तो हम भी बताएंगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग आजीविका के साधनों से छीने गए हैं, और जो उपभोग ले रहे हैं उनमें और इनमें कितनी बीभत्स गैर बराबरी, अंबानी, अडानी जैसे कि करोड़ों की रोज की आवक देखते हुए फैल गई है, जिसका असर महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, श्रमिकों पर सबसे अधिक है, जिनमें किसान भी शामिल। जी, एक सवाल और जुड़ रहा है कि जो आर्थिक सुधारवादी अब कह रहे हैं कि अब आर्थिक सुधार और तेजी जो बाकी रह गए उनको और तेजी से लागू किया जाना चाहिए, और मोदी सरकार वो नहीं कर पा रही। उनकी शिकायत मोदी से ये है कि वो आर्थिक सुधार जो रह गए हैं, जिनमें लेबर रिफॉर्म भी है और एग्रीकल्चर रिफॉर्म की भी बात हो रही है, जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, उसके लिए पुश किया जा रहा है। तो जो आप बोल रही हैं, ये तो बिल्कुल उल्टा मामला बन रहा है आर्थिक सुधारों का।
और अगर ये इसी दिशा में और आगे बढ़े तो क्या हाल होगा? इस मुद्दे पर अगर नॉन एनडीए मोदी जी के साथ न जुड़े हुए कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो या अन्य, अगर मोदी जी को आर्थिक सुधार आगे न बढ़ाने के लिए दोष देंगे, तो वो बहुत ही भयावह परिस्थिति निर्माण होगी। पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा आज करना चाहिए। अगर अपनी पिछली गलती माफी मांगकर मान भी ले तो भी उनकी वाहवाह करेगी इस देश की जनता, जो कि आज जान रही है कि लैंड रिफॉर्म्स या सोशल रिफॉर्म्स, कभी भूमि का बंटवारा भूमि इन्हों तक, या राजा मोहन रॉय का सती प्रथा के विरोध का एक अभियान, ये सब में सुधार, रिफॉर्म्स का शब्द अलग अर्थ से लिया जाता था। आज रिफॉर्म्स जिसको कहा जा रहा है, वो मैंने कहा कि सुधार नहीं बाजार है, और ये बाजार आज हर चीज निगलने के लिए तैयार बैठा है। वो हमारी नदियां, हमारा भूजल, हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारी आजीविका निगल रहा है। तो इसीलिए आज सुधारों को रोकना चाहिए। उन्होंने हमारे कानून बदले हैं, नए कानून थोपे हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेटीकरण ही इन सुधारों के एजेंट्स या उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं, उनका भला तभी होगा जब वो लूट की छूट ले लेंगे। और ऐसी लूट की छूट के लिए पर्यावरणीय कानून बदल रहे हैं, तो वो पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ग्रेटा थेनबर्ग वहां बोल रही है, कोई दिशा रवि यहाँ बोल रही है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसे युवा तैयार हो रहे हैं। तो केवल श्रमजीवी ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो भी बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि गहरा असर कितना है और इन कॉर्पोरेट्स की मनमानी किस प्रकार से बर्बादी ला रही है, वो निश्चित रूप से ये मानेंगे नहीं कि ये विवाद रिफॉर्म्स के पक्ष में मोदी जी को चुनौती दे दे। रिफॉर्म्स के विरोध में, कॉर्पोरेटीकरण के विरोध में आज जो किसान चुनौती दे रहे हैं, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस चुनौती दे रहे हैं, उसको पूरे समाज ने समझ लेना जरूरी है। नहीं तो हमारी विकास की अवधारणा प्रगतिशील नहीं, अधोगतिशील हुए बिना नहीं रहे। जी मेधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो आर्थिक सुधार है उनका दूसरा पक्ष जो कि मीडिया में नहीं आता है, कोई उसकी चर्चा नहीं करता है, उसके पक्ष को आपने सामने रखा। उम्मीद है हमारे दर्शक देखेंगे और समझेंगे कि आर्थिक सुधार ने देश का कितना कबाड़ा किया है, और अगर इसी रफ्तार में और सुधार की तरफ आगे बढ़ा देश तो क्या हाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।